देखिए अगर बीएचयू एमबीए के लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर सेक्शन की बात करें, देखिए एनडीए ने जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस तो उन्होंने दिया नहीं है, बस सिंपली उन्होंने लिख दिया है कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आएगा, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, साइंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मिसलिनियस भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इनका प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें देखिए कई सारे लोगों को इकोनॉमी से ही थोड़ा डर लग रहा है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इकोनॉमी से अभी तक हर बार जो है 5 से 6 क्वेश्चन तो कम से कम फिक्स रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए बिजनेस साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। फिर और देखिए यहाँ रेग्रेसिव टैक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। पिछली बार के पेपर में आ गया था रेपो रेट क्या होता है। नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। पूछ दिया जाएगा कि कौन सा सेक्टर है जो नेशनल इनकम में सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। डिमांड से क्वेश्चन आ सकता है, सप्लाई से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सब कुछ मिक्स रहेगा, क्योंकि देखिए कोई सिलेबस पर्टिकुलर नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि इकोनॉमी भी रहेगी, ठीक है, साइंस भी रहेगा, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी भी रहेगा, मिसलिनियस क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। कब कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, किस कंट्री का क्या नेशनल गेम है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए बायो से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारी चीजें कहीं से भी कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया, तो आपको एक तरीके से सब कुछ कवर करना होगा, ये सब कुछ आपको कवर करा दिया जाएगा। और जितने भी नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, इनको इकोनॉमी में आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाकी सब तो आप कर लेंगे, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी साइंस तो ये सब ठीक है, आप कर सकते हैं। इकोनॉमी वाला थोड़ा सा समझने वाला सेक्शन है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब करा दिया जाएगा आपको। तो आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बजट, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, रिग्रेसिव टैक्स के बारे में पूछा गया है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो ये सारी चीजें हम आपको अभी करा देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बजट, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट बजट होता क्या है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को जितनी भी रिसीट मिलने वाली है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, इसी का जो एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड होता है, वही गवर्नमेंट बजट होता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि बजट कब पेश किया जाता है, फैब, ठीक है, फैब के मंथ में, ठीक है, आएगा, ठीक। अब ये फैब के मंथ में आता है कब के लिए, एडवांस, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। कब, जैसे मान लीजिए कि फैब 2020 में जो है जो बजट पेश हुआ था वो किसके लिए हुआ था, 1 अप्रैल, ठीक है, 2020 से लेके 31 मार्च, ठीक है, 2021 तक। तो ये जो बजट होता है वो एडवांस में बनाया जाता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 में सरकार को कहाँ कहाँ से रिसीट होने वाले हैं और सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, ये इसी का जो पूरा रिकॉर्ड होता है, यही क्या होता है, गवर्नमेंट बजट। तो जब भी सरकार बजट पेश करती है तो उसमें दो चीजें रहती हैं, ठीक है। एक तो लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है। आप कभी भी बजट की न्यूज आती है तो आप क्या देखते हैं, केवल टीवी पे आप ये देखते हैं, न्यूज़पेपर में आप ये देखते हैं कि क्या क्या महंगा हुआ, क्या क्या सस्ता हुआ, एक तो ये रहता है। दूसरा सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, ठीक है। लेकिन उसमें पूरा पूरा रिकॉर्ड रहता है क्या है, कि सरकार को कहाँ कहाँ से रिसीट होने वाले हैं अगले साल, और सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी, ठीक है। तो एडवांस में सरकार ने प्लान कर लिया कि इस बार 2 नए आईआईटी ओपन किए जाएंगे, ठीक है, 2 आईआईएम बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एडवांस में, ठीक है, कहाँ कहाँ खर्च होने वाले हैं ये रिकॉर्ड हो जाएगा, और कहाँ कहाँ से पैसे आने वाले हैं आप देखते होंगे, इनकम टैक्स, ठीक है, उसके स्लैब में रेट में चेंजेस होते हैं। दूसरा बजट में एक चीज और रहता है कि जो पिछली बार जितने रिसीट हुए थे और जहां जहां सरकार खर्च की थी उसका हिसाब भी रहता है, लेकिन पिछले वाले के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता। बस ये देखा जाता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कहाँ कहाँ से इनकम होने वाली है और कहाँ कहाँ सरकार खर्च करने वाली है, ठीक है। तो इसको अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर देंगे,
ठीक है। गवर्नमेंट बजट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए स्टेटमेंट, ये चैप्टर की स्टार्टिंग है इसलिए आपको डेफिनेशन बता दे रहे हैं, अदरवाइज सब आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, की पॉइंट आप बस तैयार रखिए, वहीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, देखिए ये है क्या, इट इज ए स्टेटमेंट of the estimate of government receipt and government expenditure during a particular financial year। ठीक है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कहाँ कहाँ से पैसे मिलने वाले हैं और सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, यही क्या होता है हमारा गवर्नमेंट बजट। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पढ़ना ये है कि सरकार को पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं और सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा चला जाता है हमारा कंपोनेंट ऑफ बजट में। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ बजट क्या होता है इसको समझिए, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी आपको। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो देखिए दो कंपोनेंट है। ठीक है, पहला कहाँ कहाँ से पैसे आने वाले हैं, तो जो पैसे आने वाले हैं उसको हम क्या लिख देते हैं, रिसीट लिख देते हैं, और जहां जहां सरकार पैसा खर्च करने वाली है उसको क्या लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दो कंपोनेंट है, एक है रिसीट, दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर। अब दूसरी बात कि रिसीट जो है वो दो तरह का होगा। ठीक है, यही समझ लेना है आपको। पहला रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर दो टाइप के हैं, एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो सबसे पहले हम रिसीट के बारे में बात करते हैं, रिसीट क्या है। ठीक है, रिसीट कहाँ कहाँ से पैसे आने वाले हैं, तो एक रेवेन्यू रिसीट होता है और एक कैपिटल रिसीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या है। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख लीजिए रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, देखिए रेवेन्यू रिसीट क्या होता है कि सरकार को जो भी पैसा मिले उससे कोई जो है लाइबिलिटी क्रिएट ना हो, कोई लाइबिलिटी क्रिएट ना हो, तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपने जो है कहीं से 1 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, पैसे तो आ गए आपके पास, लेकिन आपको ये पे भी तो करना है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होती है कि ऐसे पैसे जो सरकार को मिले और जिससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट ना हो, इससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट ना हो। ठीक है, तो आप रेवेन्यू रिसीट क्या होता है कि डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। ठीक है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी एग्जांपल आ जाता है कि बताइए इसमें से क्या रेवेन्यू रिसीट है, तो आप बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे कि ऐसी चीज जिससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है और कोई एसेट कम नहीं होता, डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट, डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको अभी 10,000 की जरूरत है। ठीक है, पैसे कैसे आएंगे आपके पास, या तो आप लोन ले लीजिए। ठीक है, अगर आपने 10,000 का लोन लिया है, तब लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, आपको पे करना है, तब वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। दूसरा तरीका, आपने फोन सेल कर दिया, अब आपके पास से एसेट चला गया, पैसे तो आ गए लेकिन एसेट चला गया। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कोई लाइबिलिटी भी ना क्रिएट हो, मतलब वो पैसे फिर से सरकार को देना भी ना पड़े, और कोई एसेट भी कम ना हो, वही क्या है, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, अब क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अब इसका एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स। ठीक है, अब सब जो इनकम टैक्स सरकार को मिल रहा है, अब वो पे तो करना नहीं है पब्लिक को। ठीक, तो हो गया। दूसरा जीएसटी हो गया, सरकार को मिला, ये पे तो करना नहीं है। तो रेवेन्यू रिसीट जो है दो तरह के होते हैं, क्या क्या होता है उसको देखिए।
जो सरकार को पैसे मिलते हैं रेवेन्यू रिसीट के फॉर्म में, वो दो नेचर का होता है। एक होता है टैक्स नेचर और एक होता है नॉन टैक्स नेचर। ठीक है, एक है आपका टैक्स नेचर और एक है आपका नॉन टैक्स नेचर। ठीक है, अब देखिए टैक्स में क्या क्या आ जाएगा। तो देखिए वही इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, सरकार को मिला, लौटाना तो है नहीं। कस्टम ड्यूटी हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें मिल रही हैं, सरकार को लौटाना तो है नहीं, तो लायबिलिटी क्रिएट हुई नहीं। दूसरा, सरकार का कोई एसेट भी कम नहीं हो रहा है। ठीक है, सब रेवेन्यू रिसीट होंगे। ठीक है, जीएसटी हो गई, सरकार को मिला, वापस तो करना नहीं है। तो ये सब कुछ क्या है, रेवेन्यू रिसीट। और किस में आएगा ये, टैक्स नेचर में आएगा। नॉन टैक्स नेचर में क्या है कि वो टैक्स नहीं है। अब वो सब चीजें क्या होंगी, तो देखिए फीस होगी। किस टाइप की फीस, देखिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, पासपोर्ट बनवाइए, उसका एक नॉमिनल चार्ज होता है। वो कहाँ जाएगा, सरकार के पास जाएगा। वो टैक्स तो है नहीं, आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो देना है, नहीं बनवाएंगे नहीं देना है। ठीक है, तो ये फीस हो गई, तो ये किसको जा रहा है, सरकार को जा रहा है। ठीक है, फिर पेनाल्टी की बात हो गई। ठीक है, आप ट्रैफिक फॉलो नहीं कर रहे हैं, पेनाल्टी लगी, फाइन लगा, आपने दिया सरकार को, ये सब नॉन टैक्स नेचर में आ गया। ठीक है, दूसरा, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए सरकार, रेलवे किसकी है, सरकार की है। रेलवे से जो इनकम हो रही है वो सब किसको जा रहा है, सरकार को जा रहा है। लाइबिलिटी क्यों क्रिएट हो नहीं रही है, वापस तो करना है नहीं, और कोई एसेट भी कम नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है, नॉन टैक्स नेचर है। ठीक है, दूसरा, गिफ्ट एंड ग्रांट। गिफ्ट एंड ग्रांट का क्या मतलब है कि किसी दूसरे देश ने, ठीक है, मदद कर दी, लोन नहीं दिया, बस ऐसे पैसा दे दिया, जैसे अमेरिका पाकिस्तान को देता रहता है, लौटाना तो है नहीं। ठीक है, जो पैसा आपको गिफ्ट के रूप में मिला हो, वापस जो ना करना हो, तो क्या हो गया, वो भी रेवेन्यू रिसीट हो गया। ठीक है, दो और है, उसको देखिए। यह है स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, आ सकता है कि ये क्या है, फिर चार ऑप्शन पूरे पूरे दिए होंगे। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर के बगल से जो है एक हाईवे पास हो जाए। ठीक है, तो होगा क्या कि आपके घर की वैल्यू जो है, या एक मेट्रो स्टेशन बन जाए। ठीक है, आपके घर के पास जो है एक मेट्रो स्टेशन बन गया है। तो जहां मेट्रो स्टेशन बनता है उसके आसपास की जो एरिया होते हैं, ठीक है, सबके लैंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, देखिए सरकार के इस फैसले की वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है, आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपकी जमीन की वैल्यू बढ़ गई। तो सरकार क्या करती है, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है कुछ पेमेंट आपसे लेती है। ठीक है, तो ये असेसमेंट, ये स्पेशल असेसमेंट होता है। फिर एक और है, इसको समझिए, वो होता है, उसको कहते हैं चीट। ये क्या होता है, ऐसे कई सारी प्रॉपर्टी है जिसका कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो जिसका कोई क्लेम नहीं करेगा वो सब कौन ले लेगा, वो सरकार ले लेगी। तो रेवेन्यू रिसीट है क्या, सिंपल सी बात है कि कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई एसेट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट के क्या क्या एग्जांपल हैं, एक टैक्स नेचर है, एक नॉन टैक्स नेचर है, ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, टैक्स जो है दो टाइप के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बस एक बार आप वीडियो देख लीजिए, अपने आप पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। एक है इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जिस पे टैक्स लगे अगर वही पे करे तो डायरेक्ट टैक्स है। जिस पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा है अगर वही पे कर रहा है तो डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल से समझिए इसको, इनकम टैक्स। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी इनकम ज्यादा है, ठीक है, तो टैक्स आप ही को देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लगता किसी और पे है और देता कोई और है। जैसे बाइक है, ठीक है, तो टैक्स लगा किस पे, बाइक की कंपनियों पे लगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो प्राइस में उसको ऐड कर देते हैं, फाइनली कस्टमर उसको देता है। तो कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि किसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर नहीं होगा, जिस पे इम्पोज है वही पे करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, लगता किसी और पे, देता कोई और है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए,
अब इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, उसको समझिए, कभी कभी एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ टाइप्स हैं, उसको देखिए। एक टैक्स है प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है उसको समझिए। देखिए, आप जितने भी इनकम हो, सब पे टैक्स रेट अगर सेम हो तो प्रोपोर्शनल टैक्स। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी किसी की इनकम है 5 लाख रुपीज, ठीक है, उनको भी 5% टैक्स देना पड़ रहा है। किसी की इनकम 10 लाख रुपए है, तो जिनकी इनकम ज्यादा है तो टैक्स इनको ज्यादा देना चाहिए, लेकिन इनकी भी टैक्स रेट क्या है, सेम है। किसी की 15 लाख रुपए इनकम है, ठीक है, इनकी भी टैक्स रेट क्या है, सेम है। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स होता है कि सब जब सब एक एक तरीके से टैक्स दें तो क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स। इनकम आपकी ज्यादा हो या इनकम आपकी अधिकतम हो, ठीक है, सबका टैक्स रेट सेम है। तो अब कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि अगर प्रोपोर्शनल टैक्स लगाया गया तो नुकसान किसको होता है, अमीर को होता है, गरीब को होता है। अब ध्यान दीजिए, हाँ, ये 15 लाख पा रहे हैं, इनको भी 5% देना है। ये 5 लाख पा रहे हैं, इनको 5% देना है। तो घाटे में तो यही है ना, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स, कितनी भी इनकम हो, टैक्स रेट सेम होता है। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, ठीक है, देखिए साफ हेडिंग में ही लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, ठीक, तो आपको 10% टैक्स देना है, ठीक। आपकी इनकम 10 लाख रुपए हुई, प्रोग्रेस हो जाएगा, ये आपको 15% देना पड़ेगा। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। ये क्या है, इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट बढ़ेगा। ये हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट थर्ड, थर्ड है रिग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि इनकम आपकी अगर बढ़ेगी तो टैक्स रेट कम होगा, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए आपकी इनकम है, ठीक है, तो आपको 20% टैक्स देना है। अब आपकी इनकम 10 लाख रुपए हो गई, तब टैक्स रेट कम हो जा रहा है, अब 15% आपको टैक्स देना है। ये क्या है, रिग्रेसिव टैक्स है। सब आप एग्जाम्पल देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक आखिरी, ये है डिग्रेसिव टैक्स। अब डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि आपकी इनकम मान लेते हैं 5 लाख रुपए है, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है, ठीक, उन पे कितना टैक्स लग रहा है, मान लेते हैं उन पे 5% टैक्स लग रहा है, ठीक है। अब 10 से 15 हुआ, ठीक है, तो अब केवल 9% टैक्स लग रहा है, ठीक है। ये सब लाइफ में है, ठीक है। 15 लाख से 20 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई, तो टैक्स जो है, सपोज कीजिए कि 15 से 20 लाख रुपए आपकी इनकम है, ठीक है, तो टैक्स रेट कितना है, 12%, ठीक है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि आपकी इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट जो है, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि कितना हुआ, 5% इंक्रीज हुआ। यहाँ पे कितना केवल इंक्रीज हुआ, 4 हुआ। यहाँ पे केवल कितना इंक्रीज हुआ, 3% हुआ, ठीक है। तो जिस रेट से आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, उस रेट से आपका क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपका ये टैक्स रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो आपको देखिए पूरा पूरा हमने आपको बता दिया कि कंपोनेंट ऑफ बजट में क्या था, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसीट में हमारा क्या था, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ठीक। तो रेवेन्यू रिसीट हो गया कि जिससे कोई एसेट क्रिएट, जिससे कोई एसेट का रिडक्शन ना हो और कोई लाइबिलिटी भी क्रिएट ना हो। तो टैक्स और नॉन टैक्स नेचर देख लिया और सारे टाइप्स के हम लोगों ने टैक्स देख लिए, ठीक है। टाइप टाइप हो गया पूरा टैक्स का। अब देखिए रेवेन्यू रिसीट हो गया। अब आप आइए कैपिटल रिसीट पे, कैपिटल रिसीट क्या होती है, ये रिसीट होगा। अब देखिए कैपिटल रिसीट क्या होती है, कि जिससे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, ऐसा पैसा मिला जिससे क्या हो गई, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई।
या फिर एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया, एसेट रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा कैपिटल रिसीव। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे सरकार ने लोन ले लिया, ठीक है, या बोरो कर लिया, ठीक है, आरबीआई से पैसा ले लिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया, देखिए पैसे तो आ गए लेकिन वापस भी तो करना है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। दूसरा एग्जांपल, डिसइन्वेस्टमेंट, जो इस समय सरकार कर रही है, ठीक है, तो रेलवे बेच रही है, रोड बेच रही है, ठीक है, एयर इंडिया बेच रही है, तो क्या हो रहा है कि एसेट सेल कर रहे हैं, ये पैसे तो आ रहे हैं लेकिन फिर क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसीव। तो सिंपल सी बात है, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए या एसेट रिड्यूस हो जाए, तो क्या होगा, कैपिटल रिसीव। जैसे सरकार क्या कर रही है, लोन ले रही है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर ये सारी चीजें बेच रही है, ठीक है, तो क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, एसेट जा रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, कैपिटल रिसीव। ठीक है, तो रिसीट आपको क्लियर हो गया होगा, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब एकदम सेम इसी तरीके से एक्सपेंडिचर है। अब एक्सपेंडिचर में भी क्या हो गया, दो होंगे, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। सरकार ऐसे जगह पैसे खर्च कर रही है जहां से कोई एसेट क्रिएट नहीं, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है और कोई लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही, कोई लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसका क्या हो सकता है कि सरकार जो है सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी देने से कोई एसेट तो क्रिएट हो नहीं रहा है, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है लेकिन कोई एसेट नहीं क्रिएट हुआ, कोई लाइबिलिटी कम नहीं हुई, ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार क्या दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक है, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओल्ड एज पेंशन दे रही है, ठीक है, तो कोई एसेट नहीं क्रिएट हुआ। और सरकार इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, ध्यान दिए, जो सरकार लोन ली है उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। तो देखिए अगर लोन पे कर दी तो क्या होगा, तब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अभी हम उसको बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब लोन का जब जो इंटरेस्ट हो रहा है, अगर वो पे कर रहे हैं तो उसे कुछ क्रिएट तो हो नहीं रहा, इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेशन पे पैसा खर्च किया जा रहा है, ठीक है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे पैसा खर्च किया जा रहा है, ठीक है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर को पैसे दिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कोई एसेट तो क्रिएट हो नहीं रहा है, तो ये सब कुछ क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो रूटीन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च तो करना ही करना है, तो ये कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जब एसेट क्रिएट ना हो और कोई लाइबिलिटी भी कम ना हो, तो सब कुछ क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल है। चलिए अब आ जाइए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एकदम जस्ट रिवर्स, सरकार पैसे खर्च करे और एसेट क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा, या तो लाइबिलिटी ही कम हो जाए, ठीक है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाए, ठीक, तब भी वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि एग्जांपल, सरकार लैंड बिल्डिंग खरीद रही है, किसी दूसरी कंपनी में शेयर खरीद रही है, तो पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, एसेट क्रिएट हो गया, तो ये सब कुछ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा कि या तो लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जानी चाहिए ना, लोन का पेमेंट कर दे, जो लोन लिया है वही पे कर दे, तो भी क्या होगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, पैसे तो गए लेकिन लाइबिलिटी कम हो गई, तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए बहुत ही आसान है, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि बजट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सिंपल। ठीक है, राइटिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छी राइटिंग है, ठीक है, रिसीट और पेमेंट। ठीक है, पेमेंट की जगह आप एक्सपेंडिचर लिख दीजिए। बजट होता क्या है, 2 मिनट में पूरा हम आपको कंक्लूजन बता देते हैं। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कितने पैसे मिलने वाले हैं, कहाँ कहाँ से रिसीट होने वाले हैं और कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है सरकार, इसी का जो एस्टिमेटेड रिकॉर्ड होता है वही क्या होता है, बजट। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का होता है ये। दूसरा कि बजट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो दो, जहाँ से पैसा मिला और जहाँ जहाँ खर्च करना है। जो पैसे मिलते हैं वो दो तरीके से,
एक होता है रेवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। ठीक, रेवेन्यू रिसीट क्या है कि जिससे कोई एसेट कम ना हो, ठीक है, और कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हो। तो हमने आपको बता दिया था टैक्स नेचर और नॉन टैक्स नेचर, और सारे टाइप के टैक्सेस बता दिए। कैपिटल रिसीट क्या होती है कि या तो एसेट कम हो जाए या फिर लायबिलिटी क्रिएट हो जाए। जैसे लोन ले लिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, लोन लिया, पैसे तो आ गए लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, लैंड बिल्डिंग, एयरवेज, ये रेलवे सब बेच दिया, एसेट चले गए लेकिन पैसे आ गए, कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर क्या है, तो वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ऐसी जगह सरकार पैसा खर्च करे जहाँ कोई एसेट ही ना क्रिएट हो, लायबिलिटी भी कम ना हो। जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ठीक है, ये सब सरकार दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पे पैसे खर्च कर रही है, एसेट तो क्रिएट हो नहीं रहा। ठीक, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, या तो एसेट क्रिएट हो जाए या लायबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, जैसे केवल एग्जांपल आप देखिए, वहीं से सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, दूसरी कंपनियों में सरकार ने शेयर खरीदा, पैसे तो गए लेकिन एक एसेट क्रिएट हो गया। सिंपल है। चलिए, तो बजट में एक हमने पार्ट वन आपको बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे कि टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, तीन टाइप के बजट होते हैं, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, और फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग भी है, वहां से फिजिकल डेफिसिट भी आएगा, क्या उसका इम्प्लीकेशन है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा।